बिहार में हुए उपचुनाव के परिणाम आने के बाद फिर से महागठबंधन में महाराड़ की आहट सुनाई देने लगी है। कुढ़नी में जेडीयू की हार महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। इस हार के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी परिणाम आए एक दिन भी नहीं हुए थे कि राजद के नेता ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। पहले बीजेपी के नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की थी और उसके बाद आरजेडी के नेता ने भी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर इशारों में नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी जाने वाली है? नीतीश कुमार तो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अब आरजेडी के नेता ही उनकी कुर्सी के खिलाफ हो गए हैं। इस राजनीतिक कलह का क्या कारण है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से हार मिलने के बाद महागठबंधन में एक बार फिर दरार पड़ती दिख रही है। राजद के हाथ से विनिंग सीट निकल गई, जिसके कारण जेडीयू पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कुढ़नी के पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हार का जिम्मेदार ठहराया है। कुढ़नी से राजद के पूर्व विधायक अनिल कुमार सहनी ने शुक्रवार को कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल सहनी ने कहा कि कुढ़नी में महागठबंधन ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार की हार हुई है। जेडीयू के गैर ईबीसी उम्मीदवार को ईबीसी सीट के लिए चुना गया था। हमें जो वोट मिला वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के कारण था। नीतीश कुमार राजद को एक सीट हरवा गए। कुढ़नी की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। अनिल सहनी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद सौंप देना चाहिए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कुढ़नी सीट पर राजद उम्मीदवार अनिल कुमार सहनी की जीत हुई थी, मगर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राजद के अनिल सहनी को विधायकी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके कारण उपचुनाव की नौबत आ गई। ऐसे में सत्तारूढ़ महागठबंधन के सामने इस सीट को बचाने की चुनौती थी। 8 दिसंबर को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन समर्थित जेडीयू उम्मीदवार को 3632 मतों से पराजित किया। कांटे के संघर्ष में भाजपा उम्मीदवार को 76,648 तो जेडीयू प्रत्याशी को 73,016 वोट मिले। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनिल सहनी ने जहां भाजपा के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता को 712 मतों से हराया था, तो वहीं इस बार जेडीयू को इसके 5 गुना वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात चुनाव में बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसका 27 साल का इतिहास वो खत्म होने नहीं देगी। गुजरात में 28वें साल में प्रवेश करने वाली बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को हार का मुंह दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को महज 5 सीटें हासिल हुई हैं, जिस पर केजरीवाल ने चुप्पी साध ली है। चुनाव से पहले केजरीवाल गुजरात में सरकार बनाने का दावा ठोक रहे थे, लिख कर देने को तैयार थे कि गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन नतीजे सामने आए तो आम आदमी पार्टी के नेता गायब हो गए। अपने बयानों को लेकर अरविंद केजरीवाल लोगों के निशाने पर रहते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक वीडियो ट्विटर पर साझा कर चुके हैं, जिसमें वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और सभी देशवासियों को बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में जितने उनकी पार्टी को वोट मिले हैं, उस हिसाब से अब आम आदमी पार्टी कानूनन राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। यहाँ बेशक केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी मना रहे हों, लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी जिससे वो मुकाबला करने के लिए गुजरात में खड़े थे, वो बीजेपी रिकॉर्ड जीत हासिल कर चुकी है। उनकी पार्टी का गुजरात में सुपड़ा साफ हो गया है। हालांकि गुजरात में केजरीवाल की जुबान जरूर खाली हो गई, क्योंकि केजरीवाल ने भरी सभा में कागज पर लिख कर दिया था कि वो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएंगे। पर गुजरात में ना तो आम आदमी पार्टी खुद जीती और न ही आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट सुदान गढ़वी जीते और न ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जीते। केजरीवाल जो कागज पर लिख कर ये दावा कर रहे थे कि गुजरात में उनकी पार्टी की सरकार बनने वाली है, अब वो अपने बयान के बारे में बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। केजरीवाल ने एक बार फिर यू टर्न लेकर अपने ही बयानों पर चुप्पी साध ली है। नतीजों के बाद केजरीवाल ने कहा, महज 10 साल में ही हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट हमें मिले हैं उस हिसाब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। देश में चंद पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की अब 2 राज्यों में सरकार है। अब यहाँ बेशक केजरीवाल बतेरे दावे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनका हार का बिगुल बच चुका है। केजरीवाल का सरकार बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया और वो डैमेज कंट्रोल करने में जुट चुके हैं।
ऐसे में केजरीवाल आगे से किसी चुनाव में कागज पर लिख कर देने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि उनके इस बयान की वजह से उनको काफी वजीहत का सामना करना पड़ा। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अब बीजेपी से अलग होकर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा एक समय में बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल थे, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री पद न मिलने से नाराज शॉटगन ने बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल होकर बंगाल से सांसद बन गए। वहीं बीजेपी से अलग होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहते थे, लेकिन इन दिनों बिहारी बाबू का मिजाज बदला बदला सा लगता है। शॉटगन अब पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी प्रेम जाग उठा है। इस बार बीजेपी को गुजरात में ऐतिहासिक जीत मिलने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही भगवा दल को बधाई दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात में अब तक सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के पास था और इस रिकॉर्ड को तोड़कर बीजेपी आगे बढ़ गई है। इसके लिए पीएम मोदी और बीजेपी के मित्रों को बधाई देता हूं। हालांकि इसके साथ ही इशारों में शॉटगन ने सवाल भी खड़े किए हैं। बधाई देने के साथ ही शॉटगन ने बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को दिखाया गया था, जिस तरह का आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हुआ या जिस तरह की हालत कांग्रेस की गई है, कहीं इसके पीछे किसी तरह का कोई खेल तमाशा तो नहीं हुआ है। बीजेपी और पीएम मोदी को बधाई देने के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने कटाक्ष भी किया है, लेकिन हाल ही के दिनों में पीएम मोदी और बीजेपी को लेकर बिहारी बाबू के तेवर में अचानक नरमी देखी जा रही है, जिससे लोग काफी हैरान हैं। हाल ही में पिछले हफ्ते शत्रुघ्न सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि पीएम मोदी ने उनके अनुरोध के बाद आसनसोल के 7 बीमार लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में मदद की है, ये बड़ी बात है। वहीं अब गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद शॉटगन द्वारा खुलकर बधाई देना और इस जीत को ऐतिहासिक बताना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी से अलग होने के बाद शॉटगन अक्सर पीएम मोदी और भगवा दल को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका रुख अब बीजेपी को लेकर बदल रहा है। बड़ी बात यह भी है कि शॉटगन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद हैं और सभी जानते हैं कि टीएमसी और बीजेपी में 36 का आंकड़ा है। ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी के तमाम नेता बीजेपी और पीएम मोदी पर हमेशा हमलावर रहते हैं, जबकि शॉटगन अब अलग ही राह पर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा का टीएमसी से मोह भंग हो गया है और क्या शॉटगन अब बीजेपी में घर वापसी करने की फिराक में है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद भी सियासी सरगर्मियां कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस भले ही बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन पार्टी में सीएम पद को लेकर नया पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस में अब मुख्यमंत्री पद को लेकर जबरदस्त खींचतान देखी जा रही है। सीएम की कुर्सी को लेकर जारी कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने पार्टी की जीत को फीका कर दिया है। वहीं कांग्रेस की आपसी लड़ाई से बीजेपी गदगद है। अगर हिमाचल में बीजेपी ने कोई उलटफेर किया तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कई गुटों में बटे हुए हैं, जिनका एक साथ रहना काफी मुश्किल लग रहा है। कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कई नेता हैं जो सीएम पद का दावा ठोक रहे हैं और मीडिया में बयान देकर हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह के परिवार ने कांग्रेस पर सीएम पद के लिए प्रेशर बना दिया है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने साफ तौर पर आलाकमान से कह दिया है कि वीरभद्र परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जीत में वीरभद्र सिंह का काफी अहम रोल रहा है। ऐसे में उस परिवार को नजरअंदाज करने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस वक्त हिमाचल कांग्रेस में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, इसके अलावा प्रभारी राजीव शुक्ला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तौर पर 3 पर्यवेक्षक भेजे थे, जिन्हें विधायकों से बातचीत करने के लिए सीएम का नाम तय करना था। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने कांग्रेस के पर्यवेक्षकों के काफिले को घेर कर जमकर नारेबाजी की। कहा जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस के विधायक 2 खेमे में बटे नजर आ रहे हैं। जीत के बाद भी पार्टी की मुसीबतें कम नहीं हो रही। एक बार फिर कांग्रेस के नेता सीएम पद को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं। एक गुट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का है, तो वहीं दूसरा गुट पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नादौन से कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सक्खू का है।
कहा जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सक्खू के खेमे में 18 विधायक हैं, वहीं बाकी के 22 विधायक भी कुछ खेमे में बटे हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन सुक्खू के पास है। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो हिमाचल में जीतने के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस की इस गुटबाजी का फायदा बीजेपी भी उठा सकती है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बीजेपी की पैनी नजर है। कांग्रेस की गुटबाजी के बाद जब बीजेपी नेता और हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से पूछा गया कि बीजेपी जहां जीतती है वहां वो सरकार बनाती है, लेकिन जहां हारती है वहां सरकार जरूर बनाती है, तो इस सवाल पर जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पूर्व में ऐसा हुआ है, हारने पर भी हमने सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति को खारिज नहीं कर रहा। ऐसे में कांग्रेस अगर विधायकों को मनाने में कामयाब नहीं हुई तो बाजी पलट सकती है। वहीं अगर कांग्रेस ने जैसे तैसे विधायकों को मनाकर सरकार बना भी ली तो 5 सालों तक विधायकों को एकजुट रखना और सरकार चलाना आसान काम नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि 24 जी चले 26 जी बनने, 2 जी बनकर लौट आए। ऐसा शायद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात के इन परिणामों के बाद तो यही सोच रही होगी कि उनके राजनीतिक भविष्य में आगे फिर ऐसी कभी रात न आए। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जहां एक और परिणाम से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि आप तो 92 सीट मिलेंगी और उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। चुनाव से पहले केजरीवाल के पास आईबी की रिपोर्ट भी थी, जिसके दम पर ही उन्होंने कागज पर लिख कर दिया था कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन जब परिणाम आए तो दिल्ली में बैठे केजरीवाल साहब को पता चला कि उनके 128 कैंडिडेट अभी जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। केजरीवाल ने चुनाव से पहले पर्ची में पार्टी के जिन 3 उम्मीदवारों के नाम को लिखकर बड़ी जीत का दावा किया था, वो भी चुनाव हार गए। इससे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट इसुदान गढ़वी और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी शामिल थे। केजरीवाल जिन नेताओं के बदौलत गुजरात में बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे थे, वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ऐसे में अब केजरीवाल की राजनीतिक सूझबूझ पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या केजरीवाल को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से वो पर्चा पर लिख कर दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकार बनेगी और अगर सरकार नहीं बनी तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। वहीं आईबी रिपोर्ट वाला बयान पर भी लोग केजरीवाल से सवाल कर रहे हैं, या यूं कहिए कि मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग केजरीवाल से मांग कर रहे हैं कि वो अब तो आईबी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में तो आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल सकी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंजाब का पड़ोसी राज्य है जहां केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को केवल 1.10% मत मिले हैं। इस खराब प्रदर्शन से हिमाचल में एक मजबूत तीसरी ताकत के रूप में उभरने की केजरीवाल की उम्मीद धराशाही हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस लगभग 4 दशकों से राज्य में बारी बारी से शासन करती आ रही है। केजरीवाल ने हिमाचल प्रदेश में भी एंट्री की खूब कोशिश की। हिमाचल में चुनाव से 1 महीने पहले पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक साथ रैलियों और रोड शो के माध्यम से अपने अभियान को धुआंधार तरीके से शुरू किया था, लेकिन पार्टी अंततः गति को बनाए रखने में नाकाम रही क्योंकि केजरीवाल और मान ने गुजरात पर ध्यान केंद्रित रखा। लेकिन गुजरात में भी पार्टी की बुरी हार हुई और हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी और पीएम मोदी की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल इस वक्त पीएम मोदी के सामने किसी की भी दाल नहीं गल रही है। ये यूं कहें कि इस वक्त भारतीय राजनीति में मोदी का नाम ही काफी है, ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कोविड के दौरान छपे एक रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन आज वो कुछ कहने लायक नहीं बचे। वहीं दिल्ली के स्कूलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपे एक खबर को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी और बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी द्वारा पैसे देकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर छपाई गई थी। लेकिन केजरीवाल जी अब देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मोदीमय हो गया है। गुजरात में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का सीना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में 156 इंच का हो गया है। गुजरात की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पश्चिम की मीडिया को भी शायद समझ आ गया है कि नरेंद्र मोदी का कितना स्थायी और राजनीतिक प्रभाव अभी के समय में भारतीय राजनीति में है। इसीलिए ही भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत ने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। गुजरात में शानदार जीत के बाद बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गए हैं। द स्ट्रेट्स टाइम्स ऑफ सिंगापुर,
इसके अलावा निक्कई एशिया, अल जजीरा, इंडिपेंडेंट की न्यूज से लेकर ब्रिटेन की द इंडिपेंडेंट में नरेंद्र मोदी की तारीफ में लंबे कसीदे पढ़े हैं। गुजरात में बीजेपी की भारी जीत के बाद दुनिया भर के न्यूज चैनल और अखबार पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे। दुनिया के कई अखबारों की ओर से गुजरात में बीजेपी की भारी जीत पर व्यापक तौर से रिपोर्ट किए जाने से बीजेपी भी खुश है। गुजरात में गुरुवार को सत्तारूढ़ बीजेपी ने 156 सीटों पर सफलता हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1960 में इस राज्य की स्थापना के बाद से गुजरात में बीजेपी की लगातार 7वीं बार विधानसभा में जीत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बीजेपी को नई ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया है, जो 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले पार्टी की स्थायी लोकप्रियता का संकेत है। जापान के निक्केई एशिया ने गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी की लोकप्रियता को दिया है। अखबार ने कहा कि मोदी राज्य में बेतहाशा लोकप्रिय है, जहां उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लगभग 13 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। अल जजीरा ने बताया कि गुजरात में बीजेपी की आसान जीत हिंदू वोटरों के लिए गहरे रिश्ते को दर्शाती है। आपको बता दें कि बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गुजरात के लोगों को धन्यवाद किया। इस जीत से बीजेपी गदगद है और विपक्षी खेमे में सन्नाटा है। विपक्ष को अभी से ही 2024 का खौफ सताने लगा है। कहा जा रहा है कि 2024 में भी ब्रांड नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का सियासी रूप से धराशायी होना लगभग तय है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।